हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी। हेलो दोस्तों, सबसे पहले तो आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल यूपीएससी ऑप्शनल्स स्टडी IQ IAS पर। तो दोस्तों, मैं मनोज कुमार आज आप लोगों के साथ में एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने जा रहा हूं कि आखिर इतिहास को लेकर के स्टूडेंट में इतनी दुविधा क्यों है। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स इतिहास को मानते हैं कि एक रटने वाला विषय है। तो ऐसी स्थिति में अगर ये रटने वाला विषय है तो स्वाभाविक सी बात है कि स्टूडेंट को बहुत परेशानी होती है। इसलिए मैंने सोचा कि क्यों ना इसे आज आप लोगों के लिए बहुत आसान बना दिया जाए और एक अच्छे लेवल पर इसे आपको तैयार करने के लिए एक रणनीति डिस्कस की जाए। तो चलिए दोस्तों, आज हम इस विषय पर चर्चा करेंगे कि मेरे साथ इतिहास को रटना मना है। यानी कि आप लोग अच्छे से जानते हैं कि इतिहास विषय जीएस एंड ऑप्शनल सब्जेक्ट में दोनों पढ़ाता हूं और आप लोग काफ़ी पसंद भी करते हैं। बहुत सारे लोग मेरे साथ जुड़े हुए भी हैं, तो वो लोग बहुत अच्छे से बता सकते हैं कि इतिहास कैसे पढ़ाया जाता है, किस तरीके से होता है। ठीक है, तो कंटिन्यू इसको हम लोग करते हैं। आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, इतिहास सबसे बड़ी चीज इतिहास को लेकर के स्टूडेंट के मन में है कि सर इसमें बहुत सारे फैक्ट्स हैं, सिलेबस बहुत बड़ा है, इसको हम कैसे याद करें, और इसमें कोई भी कंसेप्ट ऐसा है नहीं जिसको हमें समझना पड़े या कोई ऐसी चीज करनी पड़े जिसको लेकर के हम आसानी से इसको याद कर सकें। इसलिए इतिहास को पढ़ने का जो तरीका है वो हमको बदलना पड़ेगा, जानना पड़ेगा कि क्या है और कैसे है। हेलो प्रतिमा, वेरी गुड आफ्टरनून। अमित, नमस्कार। तो सभी लोग जल्दी जल्दी क्लास को ज्वाइन करें और बिल्कुल स्टार्टिंग से इस वीडियो को देखने की शुरुआत करें। और जिन लोगों ने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, जिससे कि इस चैनल पर आने वाले सभी इंपॉर्टेंट वीडियोस आप लोगों तक पहुंच सकें। हम सफ़र कुलदीप मिश्रा, बिल्कुल बढ़िया हैं, प्रणाम, खुश रहो बेटा, कैसे हैं। तो आज बात कर रहे हैं कि इतिहास को हम कैसे पढ़ें, किस तरीके से पढ़ें। चलिए इस पर हम लोग चर्चा करते हैं। दोस्तों, आप लोग यदि रियली में 2025 का एग्जाम क्वालिफाई करना चाहते हैं तो आप लोग के लिए स्टडी IQ ने एक सक्सेस इन प्रीलिम्स 2025 का एक क्रैश कोर्स लॉन्च किया है। इस क्रैश कोर्स के थ्रू आप लोग हमारे साथ जुड़ सकते हैं और टू द पॉइंट उन टॉपिक पर डिस्कस कर सकते हैं, उन टॉपिक पर अपनी रिवीजन कर सकते हैं जो इस बार के लिए बहुत ही एक्सपेक्टेड टॉपिक हैं। ठीक है, और ये दोस्तों जो क्लास है हमारी दिसंबर का मॉर्निंग बैच है। 23 दिसंबर से ये आपका बैच स्टार्ट हो रहा है, जिस मतलब क्लास एडमिशन की लास्ट डेट है और मॉर्निंग में 8 बजे ये आपका बैच स्टार्ट होगा। इसमें आप MK लाइव कोड यूज करने पर आपकी जो फीस होगी मात्र 5,999 रुपये हो जाएगी। दोस्तों, इसमें आपको मिलेगा क्या वो मैं बता देता हूँ। बात फीस या इसकी नहीं है, आपको सबसे बड़ी चीज है कि 100 डेज का पूरा एक सिस्टमेटिक प्लान मिलेगा और सिस्टमेटिक प्लान के थ्रू उसमें आपको 2 चीजें मिलेंगी, एक क्लासेस और दूसरी टेस्ट सीरीज। डेली पढ़िए और डेली के हिसाब से उसका टेस्ट, आपका मॉड्यूल, आपका टेस्ट रहेगा, प्रैक्टिस टेस्ट। और फाइनल टेस्ट तो अलग से आपके हो ही रहे हैं, जिसमें फुल लेंथ टेस्ट भी होंगे, सेक्शनल टेस्ट भी होंगे, वो सब कुछ आपका इसमें मिलेगा। और इस उसका कोर्स का जो मेन पर्पस है वो है आपका 2025 को इजी बनाना और आपके प्रीलिम्स में हेल्प करना। ठीक है ना। तो टेस्ट तो आपको मिलेंगे। सबसे बड़ी चीज है कि इसमें आपके हर सेगमेंट के सभी इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस किए जाएंगे, सभी सेगमेंट के। जस्ट लाइक हम कह सकते हैं तो आपका इकोनॉमी का क्लास तो रेगुलर चलेगा ही चलेगा। इकोनॉमी के अलावा योजनाओं की क्लास अलग से चलेगी, बजट की क्लास अलग से चलेगी, इकोनॉमिक सर्वे की क्लास अलग से चलेगी, जितने भी आपके इंडेक्स आए हैं उनकी क्लास अलग से चलेगी, आर्ट एंड कल्चर की क्लास अलग से चलनी है, हिस्ट्री में एंशिएंट, मिडिएवल, मॉडर्न तीनों की क्लास अलग से चलेगी, आर्ट एंड कल्चर अलग से है।
ज्योग्राफी क्लास अलग है, ज्योग्राफी की मैपिंग की क्लास अलग है। सोचिए कि इस तरीके से डिवाइड करके हमने पूरा शेड्यूल बनाया हुआ है और उसका टारगेट है कि हम आपको कम समय में सभी इंपॉर्टेंट टॉपिक आपके रिवाइज करके आपको तैयार करें विद टेस्ट। तो आप इस बैच को आप ज्वाइन कर सकते हैं। बिल्कुल लास्ट स्टेज पर आपको सबसे बड़ी जरूरत होती है सही तरीके से रिवीजन करने की, और इसके थ्रू आपको मेरी गाइडेंस, मेरी सारी चीजें वो भी मिलेंगी, पर्सनल गाइडेंस भी मिलेगी। MK लाइव कोड यूज करते हैं, तो इसके थ्रू आप बैच ज्वाइन करेंगे तो डेफिनेट मैं आपके साथ हूं, क्योंकि मेरा टारगेट ही है कि आप लोग रिजल्ट क्वालिफाई करें, रिजल्ट निकालें, क्योंकि रिजल्ट मिलेगा तभी सबसे बड़ी अचीवमेंट होगी, बाकी सब कुछ फिर बेकार है। ओके दोस्तों, तो इस बात को ध्यान रखिएगा। तो जल्दी कीजिए, इस बैच को ज्वाइन करिए और सारी चीज करिए। और आपको अगर कोई भी डाउट है, कोई भी चीज है, तो इसको लेकर के आप मुझे यहां पर कांटेक्ट कर सकते हैं। ये रहा, यहां पर मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं किसी भी तरह की कोई भी प्रॉब्लम है तो। ओके एवरीवन, बस मेरा टारगेट यही है कि आप लोग सफल हों। और हिस्ट्री की क्लास ज्वाइन करना चाहते हैं तो ये रही आपकी हिस्ट्री ऑप्शन की क्लास भी। देखिए, सबसे पहली बात तो यह है कि आपको यह जानना पड़ेगा दोस्तों कि आखिर इतिहास क्या है। जब आप इतिहास को ही नहीं जानते तो फिर इतिहास को पढ़ने का तरीका कैसे जानेंगे। जब इतिहास ही नहीं जानते तो इतिहास पढ़ेंगे कैसे। पहली बात तो यही है। देखिए, इतिहास के संदर्भ में एक चीज जानने की कोशिश तो करिएगा कि इतिहास राजा महाराजाओं का विषय नहीं है, राजा महाराजाओं का इतिहास नहीं है। नहीं है। ओके दोस्तों, ध्यान रखिएगा, ना ही उनके युद्ध की घटनाएं हैं, ना उनका व्यक्तिगत विवरण है, व्यक्तिगत विवरण भी नहीं है कि उन्होंने क्या खाया, क्या पिया, कौन सा युद्ध किया, किसके पीछे पड़े, कैसे मरे, कैसे जिए। यानी कि ना ही उनका व्यक्तिगत विवरण है, ना जन्म का, ना उनकी मृत्यु का। इन सारी चीजों को मिलाकर के हम सामान्य इतिहास नहीं कहते दोस्तों। इतिहास सही मायने में जो है वो मानव जीवन की घटनाओं का एक संग्रह है जो आज से पहले हुई थी। आज से पहले होने वाली मानव जीवन में जो घटनाएं घटित हुई हैं उनका संग्रह है, और उन्हीं का संग्रह, उन्हीं का इतिहास हम लोग पढ़ने की कोशिश करते हैं। तो यहां पर ध्यान रखिएगा, इतिहास क्या है। इतिहास है मानव जीवन में घटित होने वाली घटनाओं का संग्रह जो आज से पहले घटित हुई हैं। यानी कि राजा महाराजाओं का नहीं बल्कि आम आदमी का इतिहास है। द हिस्ट्री ऑफ द कॉमन मैन, आम आदमी। और उस आम आदमी के जीवन को यदि किसी शासक ने, प्रशासक ने, किसी महापुरुष ने, किसी भी व्यक्ति ने अगर उसके जीवन को प्रभावित किया है, चाहे वो सकारात्मक दृष्टिकोण से और चाहे नकारात्मक दृष्टिकोण से अगर उसको प्रभावित किया है, तो डेफिनेटली हमें उसके बारे में भी जानना चाहिए कि भाई वो व्यक्ति कौन था जिसने हमारे जीवन को इतना ज्यादा प्रभावित किया। अब वो चाहे अशोक हो सकता है, अकबर हो सकता है, औरंगजेब हो सकता है, कोई भी हो सकता है। इवन आपके कबीर भी हो सकते हैं, गुरु नानक भी हो सकते हैं, महात्मा बुद्ध भी हो सकते हैं, जबकि ये कोई शासक नहीं है, महापुरुष हैं। आपके बाणभट्ट भी हो सकते हैं जो इतिहास लेखक है। आपके वराह मिहिर हो सकते हैं, ब्रह्मगुप्त हो सकते हैं जो वैज्ञानिक हैं। वो कोई भी हो सकता है, उनके बारे में तो जान सकते हैं, लेकिन केवल राजा महाराजाओं के बारे में जाने और सभी राजा महाराजाओं के बारे में जाने, ऐसा नहीं है। इसलिए ध्यान रखिएगा, हमें उन सभी लोगों के बारे में नहीं जानना है जो हमारे यहां राजा महाराजा बनकर के पैदा हुए थे।
इसलिए ध्यान रखिएगा, इसमें हम उन लोगों के बारे में जानने की कोशिश करेंगे जिन्होंने मानव जीवन को प्रभावित किया। अब इसका मतलब क्या है कि मानव जीवन में कौन सी घटनाएं घटित हुई, किस प्रकार की घटनाएं घटित हुई। तो पहली बात तो ध्यान रखिएगा कि जो मानव जीवन है दोस्तों, मानव जीवन वो आपके कई सारे अवधारणाओं, उसकी व्यवस्थाओं में संचालित होता है। मानव जीवन जो है कई सारी अवस्थाओं में संचालित होता है। उसका एक अपना सामाजिक जीवन है, उसका अपना एक राजनीतिक जीवन है, हमारा आपका सभी का। हमारा एक कहा जाए तो कह सकते हैं कि आर्थिक जीवन है, हमारा एक सांस्कृतिक जीवन है, हमारा धार्मिक जीवन है, हमारा वैज्ञानिक जीवन है। वैज्ञानिक गतिविधियां हैं, कुछ ना कुछ तो हम करते ही हैं। यानी कि हमारे जीवन की ये आपकी अवधारणाएं हैं, और इन अवधारणाओं में ध्यान रखिएगा जो परिवर्तन हुए हैं उन परिवर्तनों का ही तो अंतर हमको जानना है। अगर आपसे कहा जाए कि बताइए आज के जीवन में मनुष्य के जीवन की प्रमुख विशेषताएं क्या हैं, तो आप उनको सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक, सांस्कृतिक, इन जीवन की विशेषताएं ही तो बताओगे। इसलिए इतिहास की सारी घटनाएं इतने पक्षों में विभाजित हैं। प्राचीन काल का कोई भी कालखंड उठाइए, मध्यकाल का कोई भी कालखंड उठाइए, आधुनिक काल का कोई भी कालखंड उठाइए, उस समय आप क्या पढ़ोगे? किसी भी कालखंड में प्राचीन काल में सामाजिक स्थिति कैसी थी, प्राचीन काल में राजनीतिक व्यवस्था कैसी थी, आर्थिक व्यवस्था कैसी थी, सांस्कृतिक व्यवस्था कैसी थी, धार्मिक व्यवस्था कैसी थी, वैज्ञानिक व्यवस्था कैसी थी, ये सारी चीजें आपको वहां पर दिखेंगी, सारी चीजें दिखेंगी। और ये जो इतिहास है, ये इतिहास दोस्तों एक समय है, उसमें कुछ कुछ समय के आधार पर इन परिस्थितियों में, इन अवधारणाओं में क्या होता है, परिवर्तन आता है, व्यवस्थाएं बदलती हैं। आखिर वो परिवर्तन क्यों और कैसे आया, किस तरीके से आया, वो सारी चीजें इसमें आती हैं। ठीक है ना? तो इन्हीं को हम लोग देखने की कोशिश करते हैं। अब आपका कोई भी कालखंड है, देखिए चाहे प्राचीन काल हो, मध्यकाल हो या आधुनिक काल हो, इतिहास तो आपके सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक, धार्मिक, वैज्ञानिक पक्षों में ही तो विभाजित होगा। अब इसको पढ़ा कैसे जाए? बहुत बिल्कुल सिंपल सा तरीका है, बिल्कुल सिंपल सा। जिस कालखंड को पढ़ेंगे, मैंने कहा कि ये इतिहास की एक समय सीमा है, समय रेखा है, इतिहास की समय रेखा, जहां पर आप आज खड़े हैं 2024 में, लेकिन कुछ घटनाएं 2020 में भी हुई होंगी, कुछ घटनाएं सन 2000 में भी हुई होंगी, कुछ आपकी कहा जाए कि सन 1500 में भी हुई होंगी, कुछ घटनाएं आपकी सन 1000 में हुई होंगी, कुछ घटनाएं आपकी 500 ईस्वी में हुई होंगी, कुछ आपकी 0 है और कुछ आपकी 500 ईसा पूर्व है, बीसी कहते हैं इसको, 1000 बीसी कह सकते हैं, ये आपकी 1500 बीसी है, ये आपका 2000 बीसी है। कुल मिलाकर के इतिहास इसी तरीके से चला है। ये आपका एडी है, एडी या आपका ईसवी कह लीजिए। इतिहास इसी क्रम में चला है और इसी तरीके से हमने इतिहास को अलग अलग कालखंड में विभाजित किया है कि भाई एक जैसी घटनाएं जो चली हैं कि भाई हमने यहां से लेकर के यहां तक लगभग, इसको हमने माना प्राचीन भारत का इतिहास या प्राचीन काल का इतिहास। यहां से लेकर के हमने आपके 1947 तक, सॉरी अंग्रेजों के आने तक 1500 तक, इसको मध्यकाल माना और इसके आगे आधुनिक काल हमने मान लिया। ये हमने मान लिया, विभाजित कर लिया। सबसे लंबा पीरियड कौन सा है? प्राचीन काल का, यानी कि जहां से मनुष्य ने अपने इतिहास की शुरुआत की थी। और जैसे ही आपके सामंती व्यवस्था की शुरुआत हुई, आपका मध्यकाल शुरू हो गया। और जैसे ही आपके यूरोपीय कंपनियां भारत में आना शुरू हो गई,
उसके साथ ही आपका आधुनिक काल शुरू हो गया। इस तरीके से हमने उसको डिवाइड किया है। ठीक है ना, क्लियर है। अब इन कालखंडों को भी, प्राचीन काल को भी क्या आपने एक जैसा डिवाइड किया? नहीं, इनको आपने अलग अलग कालखंड में विभाजित किया कि भाई ये जो पीरियड है इससे पहला ये इंडस वैली सिविलाइजेशन का है, ये आपका जो पीरियड है ये आपके वैदिक पीरियड का है, ये आपके इस बीच में आपका देखा जाए तो महाजनपद का वैदिक काल का है, वैदिक काल है, यहां से लेकर के यहां तक ये रहा पूरा वैदिक काल आ गया। ये आपका आ गया बौद्ध धर्म वाला 6th सेंचुरी BC। इस तरीके से हमने इनको बांटते चले गए, महाजनपद पीरियड वगैरह सारी चीजें। ठीक है, बात आती है कि इन अलग अलग कालखंडों में जो इतिहास में आप पढ़ते हैं कि भाई पाषाण काल, ताम्र पाषाण काल, सिंधु घाटी सभ्यता, या आपका वैदिक काल, महाजनपद काल, नवीन धर्मों का उदय, या आप कह लीजिए तो मगध साम्राज्य, मौर्य साम्राज्य, मौर्योत्तर काल, गुप्त काल, गुप्तोत्तर काल, ये जो सारी चीजें कालखंड हैं, आपने शासक के दृष्टिकोण से पढ़ने के लिए इसको आराम से आपने डिवाइड कर लिया। ठीक है ना, इसी तरीके से डिवाइड किया था ना। लेकिन हर कालखंड में आपको क्या मिलेगा? हर कालखंड में आपको मिलेगी ये घटनाएं कि पाषाण काल में मनुष्य का सामाजिक जीवन कैसा था, मनुष्य का राजनीतिक जीवन, आर्थिक जीवन, सांस्कृतिक जीवन, धार्मिक जीवन, वैज्ञानिक जीवन कैसा था। पढ़ोगे तो यही ना। तो इतिहास को सबसे सिंपल तरीके से सबसे पहले करना क्या है? एक सिंपल सा, जिसे हम कहते हैं एक पिरामिड स्ट्रक्चर। पिरामिड स्ट्रक्चर सबसे बेस्ट तरीका है इतिहास को समझ करके पढ़ने का, याद करने का। इसमें रट्टा मारने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये मैंने एक आपको समझाने की कोशिश की है कि इतिहास में होता क्या है। पिरामिड स्ट्रक्चर कैसे कैसे हो सकता है मैं आपको बता देता हूं, उसको आप समझ लीजिएगा। बहुत सिंपल सा कंसेप्ट है। देखिए, ये रहा आपका इतिहास। इतिहास को हमने 3 पार्ट में डिवाइड किया, एंशिएंट, मिडेवल और मॉडर्न। एंशिएंट, मिडेवल एंड मॉडर्न। ठीक है ना। एंशिएंट को भी हमने कई सारे पार्ट्स में डिवाइड किया, ये रहे। मिडेवल को भी हमने कई सारे पार्ट्स में डिवाइड किया, इनको भी हमने कई सारे पार्ट्स में डिवाइड किया। करते हैं कि नहीं करते? उन चैप्टरों के नाम आप तो जानते होंगे। तो एंशिएंट के चैप्टर आप लिख लीजिए, मिडेवल के चैप्टर लिख लीजिए, और मॉडर्न के चैप्टर यानी कि सेगमेंट में डिवाइड कर लीजिए। भाई ये पाषाण काल है, ये सिंधु घाटी सभ्यता है, ये वैदिक काल है, ये मगध जनपद है, ये मौर्य काल है, ये मौर्योत्तर काल है, गुप्त काल है, गुप्तोत्तर काल है। इस तरीके से आपने डिवाइड कर लिया। अब इनमें से जितने भी कालखंड हैं, अब एक पीरियड उठाइए, सपोज दैट चाहे सिंधु घाटी सभ्यता उठाइए, वैदिक काल उठाइए, गुप्त काल उठाइए, या मौर्य काल उठाइए, कोई भी, या मुगल उठाइए, दिल्ली सल्तनत उठाइए। हर कालखंड का ध्यान रखना, एक कालखंड का जो इतिहास होगा वो कैसे डिवाइड होगा? इस तरीके से, यानी कि उसकी एक सोशल लाइफ होगी, सामाजिक जीवन होगा, उसकी इकोनॉमिक लाइफ होगी, आर्थिक जीवन होगा, उसकी पॉलिटिकल लाइफ होगी, पॉलिटिकल एडमिनिस्ट्रेटिव यानी कि राजनीतिक जीवन होगा, उसकी रिलीजियस लाइफ होगी, उसकी कल्चरल लाइफ होगी, उसकी कहा जाए तो साइंटिफिक लाइफ हम कह सकते हैं। यही है ना। एक इतिहास के कालखंड में आप क्या पढ़ते हैं? उस समय का समाज, उस समय की अर्थव्यवस्था, उस समय का विज्ञान, उस समय का धर्म, उस समय की राजनीति, यही सब पढ़ते हैं ना। कुछ और पढ़ते हैं? यही पढ़ते हैं। तो दिमाग में पहले से सेट कर लीजिए कि हमें सिंधु घाटी सभ्यता में ये 7 चीजें पढ़नी है, मौर्य काल में हमें इतनी चीजें पढ़नी है, मुगल काल में हमें इतनी चीजें पढ़नी है,
या किसी भी कालखंड में इतनी चीजें हमको पढ़नी है। दैट्स इट। दिमाग में फ्रेम बन गया कि नहीं बन गया? बोले बिल्कुल बन गया। अब इनके अंदर क्या क्या पढ़ना है, क्योंकि ध्यान रखना स्ट्रक्चर सबका एक जैसा ही होगा, बस अंदर का कंटेंट आप अगर अपने अकॉर्डिंग बनाते चले गए तो डेफिनेट मान के चलिए बहुत आसान हो जाएगा, बहुत ही आसान। कंटेंट को देखिएगा कैसे, जैसे मैंने कहा कि ये आपका किसी भी कालखंड का समाज है। किसी भी कालखंड का समाज उठाइए, चाहे आज का समाज उठाइए, चाहे 100 साल पहले का, 500 साल पहले का, 2000 साल पहले का, 4000 साल पहले का, किसी भी, चाहे मौर्य काल का, चाहे गुप्त काल का, चाहे मुगल का, चाहे दिल्ली सल्तनत का, या आपके किसी भी कालखंड का समाज उठाएंगे तो समाज की कुछ विशेषताएं होती हैं, उसी के आधार पर सारी इंफॉर्मेशन होती है। नंबर 1, समाज का स्वरूप होता है कि भाई समाज पितृ सत्तात्मक है या मातृ सत्तात्मक, प्रगतिशील है या रूढ़िवादी है। यही 4 तरीके हैं। या तो समाज पितृ सत्तात्मक होगा या मातृ सत्तात्मक होगा, प्रगतिशील होगा या रूढ़िवादी होगा। एक, रट्टा मारने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बहुत सिंपल है। नंबर 2, उसका वर्ग विभाजन वहां पर किसी हर समाज का आज भी देखा जाए तो वर्ग विभाजन होगा ही होगा। और वो वर्ग विभाजन चाहे वर्ण में हो और चाहे जाति में हो और चाहे गोत्र में हो, या आप कह सकते हैं कि धर्म के आधार पर भी हो सकता है। अगर आपके देश में किसी भी कालखंड में एक से ज्यादा धर्म के लोग होते हैं तो वहां पर वर्ग विभाजन धर्म के आधार पर भी हो सकता है। तो प्राचीन काल में देखेंगे तो आपके क्या मिलेगा? ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र और अस्पृश्य जातियां मिलेंगी इन सब की। गोत्र प्रथा जब से शुरू होगी तभी से आपको जानकारी रखनी है, हर समय तो नहीं होगी। हेलो फिरोज, वेरी गुड आफ्टरनून डियर। हमेशा तो नहीं होगी, तो जब से गोत्र प्रथा आएगी गोत्र प्रथा जुड़ जाएगी, और जब से धर्म जुड़ेंगे तब से धर्म जुड़ जाएंगे, है कि नहीं? ये आ गया। दूसरी तीसरी व्यवस्था होगी, क्योंकि वो है आपकी हर काल में महिलाओं की स्थिति। महिलाओं की स्थिति यानी कि महिलाओं के अधिकारों को लेकर के अधिकार, उनके अधिकार, उनके समाज के अधिकार, उनके राजनीतिक अधिकार, उनके धार्मिक अधिकार, क्या क्या है उनके पास, कौन कौन से अधिकार दिए गए हैं, और उससे संबंधित उनकी कुछ कुरीतियां हैं। अगर किसी समय में कौन सी कुरीतियां चल रही हैं, अगर वो पता चल जाए, जैसे सती प्रथा हमेशा तो नहीं थी, बाल विवाह हमेशा नहीं थे, जब से बाल विवाह शुरू होंगे तब से आपको लिखना है। 2 ही चीजें आपको करनी है महिलाओं। ये एक चार्ट है, एक स्ट्रक्चर है और एक साइंटिफिक स्ट्रक्चर है। अगर एक बार आपने इस तरीके से इस स्ट्रक्चर पर अपनी पूरी मेहनत कर ली तो प्री क्या, मेंस क्या, ऑप्शनल क्या, आप सब कुछ बहुत इजीली तैयार कर जाओगे। फिर किसी की जरूरत नहीं पड़नी है। हो सकता है मेरी भी जरूरत ना पड़े आप लोगों को, मेरी भी आप लोगों को जरूरत ना पड़े, ये भी हो सकता है। चौथा आप इसमें देखेंगे तो आपकी दास प्रथा, जब भी आपकी व्यवस्था हो दास प्रथा, तो दास प्रथा कैसे है, महिला हैं, पुरुष हैं, क्यों दिए जाते हैं, क्यों किए जाते हैं, किस नए प्रकार के दास हो सकते हैं, दासों को कौन कौन से अधिकार हैं, ये सारी चीजें। 5वां देखेंगे तो आपके इस पीरियड में जो भी आपके संस्कार हैं, घर परिवार में संस्कार होते हैं, शिक्षा का संस्कार है, जन्म संस्कार है, मृत्यु संस्कार है, विवाह संस्कार है, उन सब के बारे में पढ़ लीजिए, कौन कौन से संस्कार किस किस पीरियड में थे। 7वां देखेंगे तो खान पान मनोरंजन, छठा खान पान मनोरंजन, खेल कूद, वस्त्र आभूषण, ये आपकी अन्य व्यवस्था है। अब ये सारी चीजें आज भी देख सकते हो, इसी स्ट्रक्चर पर आप लिखोगे। अगर मैं कहूं कि वर्तमान समाज की प्रमुख विशेषताओं को स्पष्ट कीजिए, इन सब के बारे में आप नहीं भी जानते होगे तो माय डियर आज भी इस पर एक अच्छा खासा निबंध लिख सकते हो, अच्छा खासा निबंध लिख सकते हो इस पर आज।
एक बढ़िया निबंध, और इसमें कोई पॉइंट छूटेगा नहीं, ना मेंस का ना प्री के लिए। पूरा कंसेप्ट क्लियर है इसमें, यह एक तरीका है इसमें। बात क्लियर? हेलो मोनू रोहिला, श्योर डियर। मैं आपको क्लास के लास्ट में इसका कांटेक्ट डिटेल में आपको दे दूंगा, तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। ओके, सेम थिंग अगर हम यहां पर देखें तो देख सकते हैं आपका, मैं कहूं कि राजनीतिक व्यवस्था, राजनीतिक व्यवस्था। अब इसमें क्या पढ़ना है आपको? जब कभी भी आपको राजनीतिक व्यवस्था के बारे में जानना है, चाहे आज की हो या 100 साल पहले की, 1000 साल पहले की, 2000 साल पहले की, स्ट्रक्चर सेम होगा। व्यवसाय बेटा इसमें नहीं आता। व्यवसाय एक इकोनॉमिक एक्टिविटी है बेटा अमित। व्यवसाय, बिजनेस इज अ इकोनॉमिक एक्टिविटी। हेलो मुकेश, गुड आफ्टरनून डियर। तो इसमें देखेंगे तो राजनीतिक व्यवस्था में सबसे पहले राजनीतिक व्यवस्था किसी भी पीरियड में हो, कैसी होगी? उसका स्वरूप होगा। स्वरूप में क्या होगा देखिएगा, आप आराम से समझिएगा कि या तो वो राजतंत्र होगा, या गणतंत्र होगा, जनतंत्र होगा, भीड़तंत्र होगा। जो जिस समय व्यवस्था हो उस तरह की आप लिख सकते हैं। राजतंत्र भी निरंकुश हो सकता है, राजतंत्र भी कल्याणकारी हो सकता है। अब जैसा भी हो, वेलफेयर स्टेट लिख सकते हो, एब्सोल्यूट मोनार्की लिख सकते हो, जैसा आप समझना चाहें, जो जिस पीरियड में हो। आपको इसमें रट्टा मारने की जरूरत ही नहीं पड़नी है। थोड़े से फैक्ट हैं, अगर स्ट्रक्चर क्लियर होगा तो किसी पीरियड का आराम से नेचर आप डिफाइन कर ले जाओगे कि मौर्य पीरियड की, मौर्य जो एडमिनिस्ट्रेशन है, मौर्य काल की जो पॉलिटी है, उस पीरियड का नेचर बताइए कैसा था। वेलफेयर मोनार्की है, क्योंकि अशोक कल्याण करने के लिए हमेशा तैयार रहता है। विद एग्जाम्पल आप समझा सकते हो। अशोक, अकबर है, सेम उसी तरह का है। राजतंत्र है लेकिन कल्याणकारी है, जनता के भले के लिए बहुत अच्छे काम किए हैं उसने। वैदिक पीरियड में राजतंत्र भी है, गणतंत्र भी है। हमें कुछ गणतंत्र की जानकारी भी मिलती है, खासकर लेटर वैदिक पीरियड में। इस तरीके से आप कभी भी जहां भी पढ़ोगे, उसके बाद आ जाइए तो आपका क्या होगा? सबसे पहले केंद्रीय प्रशासन होगा, सबसे ऊपर केंद्रीय व्यवस्था होगी, और केंद्रीय प्रशासन होगा तो डेफिनेट सी बात है कि उसमें राजा होगा। राजा की उसकी अपनी स्थिति होगी कि वह राजा शक्तिशाली है, सर्वाधिकार उसको प्राप्त है या नहीं है, कैसे हैं, किस तरीके से हैं, ठीक है ना। राजा है, राजा की सहायता के लिए मंत्री परिषद है। अब मंत्री परिषद की भूमिका केवल सलाहकारी है या ताकतवर मंत्री परिषद है, कैसी है, और कितने मंत्री हैं, उन मंत्रियों के नाम क्या हैं? इस स्ट्रक्चर के अंदर बनाते हुए चले जाइए। चार्ट बना लीजिए, आपको फैक्ट भी रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी, नो नीड, ठीक है। मंत्री परिषद के बाद में देखेंगे तो उसकी राजस्व व्यवस्था है। भाई उसकी इनकम कहां से होगी? राजस्व व्यवस्था। उसके बाद में उसकी सैन्य व्यवस्था, उसके बाद में उसकी न्याय व्यवस्था, उसके बाद उसकी पुलिस व्यवस्था, उसके बाद उसकी कहा जाए तो गुप्तचर प्रणाली, गुप्तचर प्रणाली, यही तो है उसके। आज अगर कहा जाए कि भाई आज के संदर्भ में बताइए तो क्या बताएंगे? क्या बताएंगे आज के संदर्भ में? आज भी तो ये लिखेंगे, मौर्य काल में भी ये लिखेंगे, मुगल काल में भी इसी के बारे में लिखेंगे। अगर कहा जाए कि मुगल कालीन एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में बताइए तो यही तो है। मुगल बादशाह की स्थिति कैसी थी, या मौर्य काल का जो राजा था, सम्राट था, उसकी स्थिति कैसी है, उस समय में क्या क्या चीजें थी, कौटिल्य ने प्रशासन के बारे में क्या बताया, तब भी आपको यही लिखना है। एवरीथिंग इसी के अंदर है, इसी के अंदर अपना चार्ट बनाते जाइए। चार्ट में, स्ट्रक्चर में ही पूरा फैक्ट, पूरा कंसेप्ट क्लियर है, और सेम जैसा है वैसा ही आपका तीसरा क्या होगा? राज्य का प्रशासन। भाई जैसा आपका केंद्र होता है, सेम स्ट्रक्चर राज्य का भी वही होता है। और उसके बाद चौथा नंबर पर आता है स्थानीय प्रशासन। स्थानीय प्रशासन, स्थानीय प्रशासन में आप जानते हैं गांव तक की व्यवस्था, आपको बस नाम याद रखने हैं उनके।
इट इज द वे टू रीड द हिस्ट्री। मैंने केवल आपको 2 पैटर्न बताए हैं, सोशल एंड पॉलिटिकल। इसी तरीके से आपके सभी होते हैं, यानी कि आपके सभी तरह के, आपके इकोनॉमिकल भी होते हैं, इसी तरीके से आपके कहा जाए तो रिलीजियस होते हैं, आर्ट एंड कल्चर के भी होते हैं, साइंस के भी होते हैं। अब उसमें इन सारी चीज़ों को पढ़ करके इस चार्ट में, इस तरह के चार्ट में अपनी सारी इंफॉर्मेशन ऐड कर दी है, आपको रट्टा मारने की कभी जरूरत नहीं पड़ेगी। नो नीड टू मगिंग, कि आपको कभी भी मगिंग करने की जरूरत पड़े, ऐसा कभी नहीं होगा, नेवर। पैटर्न समझ में आ गया किस तरीके से करना है एवरीवन? ये है आपका पैटर्न, पढ़ते जाइए। और इसी तरीके से अगर मेरे साथ पढ़ना है हिस्ट्री ऑप्शनल और जीएस स्टडी आईक्यू को ज्वाइन करिए मेरे साथ। हिस्ट्री ऑप्शनल वर्ड हिस्ट्री की क्लास आपकी स्टार्ट जस्ट हुई है। इसमें अभी आप 24 दिसंबर तक एडमिशन ले सकते हैं, 24 दिसंबर तक। दिसंबर का बैच स्टार्ट हो रहा है और इसमें क्लास, टेस्ट सीरीज सब कुछ मिलेगा। MK लाइव कोड यूज करने पर आपकी जो एडमिशन फीस है वो आपकी मात्र रह जाएगी 14,999 रुपये। बस इस पर आप बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। 2025-2026 के लिए इस बैच को आप ज्वाइन कर सकते हैं मेरे साथ में। और जो बैच है वो नून में चलता है, ये रहा। ओके एवरीवन, ध्यान रखिएगा। बाकी कोई भी डाउट है तो यू मे कॉन्टैक्ट थ्रू मेल आईडी और व्हाट्सएप एंड टेलीग्राम। और इस ग्रुप को जरूर ज्वाइन कर लेना जिससे कि आपको अप टू डेट इंफॉर्मेशन मिलती रहे। ओके मोनू एंड एवरीवन, क्लियर है? तो इसको आप कनेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। नेक्स्ट क्लास में फिर मिलेंगे इसी तरह के एक अच्छे टॉपिक के साथ में जिससे कि आप लोगों की हेल्प हो सके। ओके, थैंक यू वेरी मच। हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।